Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. एंड गाइस आज के अपने इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके पेपर 1 की यूनिट 9। ठीक है, जो आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम है उसका जो फर्स्ट पेपर है, आपका जो जनरल पेपर है, उसकी जो यूनिट 9 है जिसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इस पे बेस्ड हम आपके 25 क्वेश्चंस को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके कम्प्लीटली इस यूनिट पर ही बेस्ड हैं। ठीक है, एंड आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। साथ ही साथ उसके साथ हम जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो सके, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड फर्स्टली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन एंड देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज A body of mass 1 kg is attracted by the earth with a force which is equal to। यहाँ आपसे पूछा है कि एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, वो आपकी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, एक फोर्स के द्वारा, आप सभी को पता है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है आपकी, तो एक फोर्स के द्वारा ये जो 1 kg का आपका कोई भी बॉडी है ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो ये आपकी किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो आप सभी को पता है आप फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, आपकी न्यूटन होती है। इट मीन्स आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है जिसकी यूनिट जो हो वो न्यूटन में हो, तो ये यहाँ पर कोई यूनिट ही नहीं है इसलिए ऑप्शन कट हो जाएगा। यहाँ मीटर पर सेकेंड है, ये भी नहीं होगी। अब ए और सी जो है ये आपकी न्यूटन में है, लेकिन जब 1 kg का मास है जो कि आपकी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है एक फोर्स के द्वारा, तो वो आपका 9.89 न्यूटन के बराबर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर किचन फ्यूल इन इंडिया। अगर हम आपके इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर किचन फ्यूल कौन सा है जिसका हम इस्तेमाल किचन के लिए बेसिकली करते हैं। तो आप सभी को पता है आपकी किचन में आप लोग किस पे खाना बनाते हैं, गैस पर खाना बनाते हैं। ठीक है, उस गैस को आप बर्न करने के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इस सिलेंडर में आपके जो गैस भरी जाती है उसका नाम क्या है, आपका LPG है। तो ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर LPG की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये जो LPG है ये लिक्विफाइड फॉर्म होता है आपका पेट्रोलियम गैस का, इसीलिए इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। बेसिकली बात करें ये जो आपकी लिक्विफाइड फॉर्म होती है पेट्रोलियम गैस की, ये आपकी रिलीज़ करती है जब क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन हो रहा होता है। ठीक है, जब एक्सट्रैक्शन हो रहा होता है आपके क्रूड ऑयल का तब ये पेट्रोलियम गैस रिलीज़ होती है। ठीक है, और आपका जब नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन हो रहा है तब भी ये पेट्रोलियम गैस आपकी रिलीज़ होती है। ठीक है, कब होती है, जब आपकी रिफाइनिंग हो रही होती है क्रूड ऑयल की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो LPG जो है आपकी ये कब रिलीज़ होगी, तो ये रिलीज़ होगी जब आपके क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन हो रहा होगा और जो आपकी नेचुरल गैस यानी कि CNG होती है ये आपकी
तब रिलीज़ होगी जब आपकी रिफाइनिंग हो रही होगी क्रूड ऑयल की। एलपीजी की हम बात करें तो यहाँ पर आपके मेनली दो पाए जाते हैं, ठीक है, दैट इज़ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन का जो फॉर्मूला रहता है आपका C3H8 रहता है, ब्यूटेन के लिए C4H10 रहता है। यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स होते हैं, यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। ये जो एलपीजी है ये क्या है, एक तरह का बाय प्रोडक्ट है। कब बनता है, ठीक है, ये एक बाय प्रोडक्ट है। जब ये कब बनता है, ऑयल एक्सट्रैक्शन के समय पर कितना बनता है, 66% बनता है। और जब रिफाइनिंग हो रहा होता है आपका पेट्रोलियम का, ठीक है, क्रूड ऑयल का जब रिफाइनिंग हो रही होती है तब ये 34% बनता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो ऑप्शन करेक्ट हो गया, लेकिन ये कैरोसिन, कोल और फायरवुड ये भी आपके इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी देख लेते हैं। कैरोसिन की अगर हम बात करें तो ये आपका कैरोसिन जो होता है ये डिस्टिलेट फ्रैक्शन से बनता है क्रूड ऑयल के। कैसे बनता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनता है, किसके, क्रूड ऑयल के। इन द बॉइलिंग रेंज, इसकी जो बॉइलिंग रेंज होती है वो कितनी होती है, 150 से 250 आंगस्ट्रॉम इसकी जो है वह बॉइलिंग आंगस्ट्रॉम सेल्सियस इसकी बॉइलिंग रेंज होती है। और ये जो कैरोसिन है ये आपका एक कंबस्टिबल हाइड्रोकार्बन लिक्विड होता है, ठीक है, कंबस्टिबल हाइड्रोकार्बन लिक्विड है ये कैरोसिन। वाइडली जो है इसका यूज़ किया जाता है पावर जेट इंजन्स में, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपके जेट इंजन्स होते हैं एयरक्राफ्ट में उनको पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए इस कैरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और जेट इंजन्स का पावर प्रोवाइड करने के लिए जो कैरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, इसी वजह से इस कैरोसिन को जेट फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। कैरोसिन ऑयल की अगर हम बात करें तो ये आपका 8.5% पेट्रोलियम से बना होता है, ठीक है, पेट्रोलियम की 8.5% यहाँ पर कंसंट्रेशन पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोल की तो कोल आपका एक कंबस्टिबल ब्लैक और ब्राउनिश सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। आप सभी को पता है कि कोल क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, क्योंकि ये क्या है आपका एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। तो ये ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है, कंबस्टिबल होता है, ठीक है। और ये कैसे बनता है आपका रॉक स्ट्रेटा की तरह बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोल सीम्स कहते हैं, ठीक है। तो एक रॉक स्ट्रेटा की तरह बनता है जिसको हम कोल सीम्स कहते हैं। कोल जो है आपका मोस्टली यहाँ पर कार्बन की कंसंट्रेशन पाई जाती है, लेकिन आपके दूसरे एलिमेंट्स भी यहाँ पर वेरिएबल अमाउंट्स में पाए जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा चीफली अगर हम बात करें तो आपका हाइड्रोजन पाया जाता है, आपके सल्फर पाए जाते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चीफली हैं। बाकी और भी एलिमेंट्स हमारे छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है आपका, ये जो कोल है ये आपका डेड प्लांट मैटर जो होते हैं, ठीक है, जब उनको डिके किया जाता है तो वो आपका पीट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो पीक है, ठीक है, ये पीट जो है ये कोल में कन्वर्ट होती है कब, जब आपका हीट और प्रेशर इस पर डाला जाता है तो ये पीट जो है ये आपकी कोल में कन्वर्ट हो जाती है। लास्ट ऑप्शन है आपका फायरवुड। फायरवुड की अगर हम बात करें तो आप फायरवुड से समझ रहे होंगे कि ये क्या है, ये आपका वुडन मटेरियल है जिसको कि आप इकट्ठा करते हैं और इसका इस्तेमाल आप किसके लिए करते हैं, फ्यूल के लिए करते हैं, ठीक है। और ये जो फायरवुड है ये आपका सीजन्ड हो सकता है, ठीक है, सीजन्ड हो सकता है जिसको कि हम हीट ट्रीटेड बोलेंगे। अब ये जब हीट ट्रीटेड होगा तो ये कैसा होगा, आपका ड्राई होगा। दूसरा आपका अनसीजन्ड हो सकता है जो कि आपका कैसा होगा, फ्रेश होगा और वेट होगा, ठीक है। और ये इसीलिए फायरवुड जो है वो आपकी क्लासीफाई होती है हार्डवुड में और सॉफ्टवुड में।
इसी अनसीजनड और सीजनड की बेसिस पे। ठीक है, आई होप आपको इतनी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल थी, इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड किया, लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पूछा है कि विच मैथड इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। क्या बाय बॉइलिंग दी वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम, क्या स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए वाटर को बॉयल करना, या फिर बाय आयनाइजिंग वाटर, वाटर को आयनाइज करना, मतलब आयनाइज क्या करना, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस में तोड़ना। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस में तोड़ना कह सकते हैं हम, प्लस और माइनस में इसको ब्रेक करने से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। या फिर बाय रनिंग डायनेमो बाय काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप डायनेमो को रन कराएंगे काइनेटिक एनर्जी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई एक या एनी ऑफ दीज। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं वो आपके डायनेमो को रन करा के की जाती है काइनेटिक एनर्जी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच वन ऑफ द गिवन इज द ऑड वन आउट। अब आपको ऑड देखना है, तो ऑड जब आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको पेट्रोलियम दिया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कोल और सीएनजी। अब आपको इनमें से ऑड वाला पता लगाना है, तो आप खुद समझ जाइए कि ये पेट्रोलियम क्या है, आपका फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, कोल क्या है आपका, इट्स ऑल्सो फॉसिल फ्यूल है ना। और ये सीएनजी क्या है, आपकी एक नेचुरल गैस है, और नेचुरल गैस भी आपकी क्या होता है, फॉसिल फ्यूल होता है। इट मीन्स ये तीनों किस कैटेगरी में आ रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, आपके सिमिलर हैं, एक कैटेगरी में आ रहे हैं। अलग क्या है इनमें, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अलग है, क्योंकि ये आपकी जनरेट की जाती है। ठीक है, सो आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट, यहाँ पूछा है कि विच मैथड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए आप किस मेथड का यूज़ करते हैं। क्या आप हीट करते हैं चार्जेबल सेल्स को, जो सेल्स आपके चार्ज हो सकते हैं उनको हीट किया जाए ताकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तेज़ी से हो। ठीक है, या फिर वाटर को बॉयल किया जाए, या फिर आपके पिस्टन्स जो होते हैं आपके उनको हीट एनर्जी के द्वारा पुश किया जाए, या फिर एनी ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, बाय बॉइलिंग वाटर। थर्मल पावर प्लांट में अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है तो आप क्या करेंगे, वाटर को बॉयल करेंगे। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द गिवन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ बायोगैस। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इन चारों में से बायोगैस का कॉम्पोनेंट कौन सा है। क्या मीथेन है, क्या एलपीजी है, सीएनजी है, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मीथेन। जो बायोगैस का आपका कंपोनेंट है वो आपका मीथेन है। लेकिन हम इन सभी के बारे में थोड़ा देखिए, एलपीजी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम नहीं करेंगे, अब इसी वीडियो में हमने देखा है। मीथेन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मीथेन आपका क्या है, एक तरह का केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है आपका CH4 है, यानी कि 1 आपका कार्बन है और आपके 4 क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो ये आपका क्या है, मीथेन है। ठीक है, ये एक तरह का हम इसको कह सकते हैं कि ये आपका ग्रुप 14 हाइड्राइड ग्रुप 14 हाइड्राइड है, जो कि आपका क्या कहलाता है। इस ग्रुप 14 हाइड्राइड को हम क्या कहेंगे, आपका सिंपलेस्ट एल्केन कहेंगे, और ये आपका नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, इस मीथेन की अगर हम बात करें तो ये आपका इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस में यूज़ होता है।
ठीक है। और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेफ्रिजरेटेड लिक्विड के तरह, ठीक है, रेफ्रिजरेटेड लिक्विड की तरह इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और तभी इससे क्या बनाया जाता है, आपका LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस बनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम CNG के बारे में अगर देखें तो CNG का आप सभी को पता है क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जिसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, व्हीकल्स में किया जाता है। ठीक है, ये जो आपके ऑटोज वगैरह चलते हैं, ठीक है, कुछ व्हीकल्स होती हैं, उनमें इस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो CNG होता है ये एक तरह का, आप जब उस इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, फ्यूल की तरह किया जाता है। एक फ्यूल गैस है जो कि आपकी किससे बनी होती है, ये भी आपकी मीथेन से बनी होती है। ठीक है। और इसको कंप्रेस किया जाता है कम से कम आपका 1% से कम इसको कंप्रेस किया जाता है, उतना वॉल्यूम जितना इसने ऑक्यूपाई किया होता है एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। यूज़ की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया मोटर व्हीकल्स में हम इसका यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें CNG से चलने वाली मोटर व्हीकल्स की तो हमारे इंडिया में अभी अप्रॉक्स 14.8 मिलियन व्हीकल्स हैं जो कि आपके CNG से चल रहे हैं। ठीक है, 2011 के द्वारा। ठीक है। तो अब लार्जेस्ट नंबर की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट नंबर पे आपका आता है ईरान, जहाँ पर कि 4.07 मिलियन व्हीकल्स CNG से रन हो रही हैं। पाकिस्तान की नेक्स्ट आपका पाकिस्तान आता है जहाँ पर कि 2.85 मिलियन व्हीकल CNG से रन हो रही हैं। अर्जेंटीना आपके थर्ड नंबर पर आता है और अर्जेंटीना में 2.07 मिलियंस हैं। अर्जेंटीना के बाद फोर्थ नंबर पर आपका ब्राज़ील आता है जहाँ पर कि 1.7 मिलियन है। और लास्ट में हमारा इंडिया आता है जहाँ पर ओनली 1.1 मिलियन है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड की तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड भी आपका एक केमिकल कंपोनेंट है। ठीक है, केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है आपका H2S। ये आपका कलरलेस काल्सोजेन हाइड्राइड गैस होती है। ठीक है, क्या होता है, कलरलेस काल्सोजेन हाइड्राइड गैस होती है। ये आपकी कैसी गैस है, पॉइजनस गैस है, कोरोसिव गैस है और फ्लेमेबल गैस है, जहाँ पर कि आपके एम्बिएंट एटमॉस्फेयर का ट्रेस अमाउंट यहाँ पर पाया जाता है। इस हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर हम बात करें तो ये आपके सल्फर के लिए प्रीकर्सर की तरह यूज़ होती है, यानी कि प्रीकर्सर का काम करती है सल्फर के लिए। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड आपकी पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज़, यानी कि जहाँ जिन इंडस्ट्रीज़ में पेपर बनाया जाता है ऐसी इंडस्ट्रीज़ में इस हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ किया जाता है। लेकिन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द गिवन प्रोड्यूसेस एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस एट वेरियस लेवल्स इन ओशियन। अब यहाँ पर आपसे कहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि ओशियन जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से ओशियंस के अलग अलग लेवल्स पे। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये एक तरह की एनर्जी होती है जिसको कि हम हार्नेस करते हैं आपके टाइड से। जो एनर्जी, टाइड्स क्या होते हैं, जो कि आपके ओशियंस हो गए, जिसको हम कह सकते हैं कि आपका जो सर्ज ऑफ ओशियन होता है वहाँ पे जो वाटर होता है उसमें जो उसके जो टाइड्स में राइज और फॉल हो रहा होता है, वहाँ से क्या किया जाता है, एनर्जी को हार्नेस किया जाता है। तो ये आपकी टाइडल एनर्जी कहलाती है। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके 1920 में डेक्स्टर कूपर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा इस टाइडल एनर्जी को डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट आपकी वेव एनर्जी है। वेव एनर्जी जो है वो आपकी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसको कैप्चर किया जाता है ओशियन सरफेस वेव्स के द्वारा। ठीक है, ओशियन में जो सरफेस वेव्स होती हैं उनके थ्रू इसको कैप्चर और ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फिर इसको अलग अलग वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का हो गया, वाटर डिसलिनेशन का हो गया, वाटर
डिसलिनेशन में भी आपके वेव एनर्जी का इस्तेमाल होता है, या फिर वाटर की पंपिंग के लिए। नेक्स्ट आपका सोलर एनर्जी, आप सभी को पता है सन से इस एनर्जी को लिया जाता है। सोलर सेल पैनल्स के थ्रू आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जाता है, आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यहाँ पर यूज़ कर पाते हैं। और लास्ट है आपका ओशियन थर्मल एनर्जी। तो अब आप खुद यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो करेक्ट ऑप्शन है आपका लेवल्स की बात आ रही है। ओशियन में यहाँ पर लेवल्स में टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, तो ये आपका किस एनर्जी में होगा? ओशियन थर्मल एनर्जी में होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now next move towards our next question number 8, and this question says that which energy source is the largest source used in India? इंडिया में कौन सी एनर्जी सोर्स है जिसका हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट सोर्स के लिए करते हैं, यानी कि बड़े तौर पर किया जाता है। तो बड़े तौर पर हम किस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ हम करते हैं एलपीजी का। अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही था आपका एलपीजी, यानी कि आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि आपके गैस सिलेंडर्स में यूज़ होती है। तो एलपीजी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपका सीएनजी भी डिस्कस कर लिया है हमने, कोल डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनके ऑप्शंस को भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज़ क्वेश्चन नंबर 9 कि विच ऑफ द गिवन इज नॉर्मली यूज्ड इन सोलर कुकर्स फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी? इनमें से किसका इस्तेमाल हम करते हैं जो कि आपका सोलर कुकर्स में यूज़ होता है सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए? तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके मिरर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपके सोलर कुकर में लगे होते हैं सोलर एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द गिवन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? अब इनमें से आपसे पूछा है कि किसके द्वारा जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। टाइडल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी या विंड एनर्जी? तो यस, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही होती है टाइडल से भी, हाइड्रो से भी, विंड एनर्जी से भी। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको तीनों में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next move towards our next question, and this question says that which of the given is the ultimate source of energy for us? अब यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन सा हमारे लिए अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का? बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, बिना देखे सोलर को मार देंगे। सन जो है वही हमारा अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। हमें सन से ही एनर्जी मिलती है। लेकिन यहाँ हम एलपीजी सीएनजी को डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियर थोड़ा नया है, तो आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूक्लियर पावर क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? तो ये यहाँ पर आपका न्यूक्लियर रिएक्शन का यूज़ होता है। यहाँ आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसको ऑब्टेन किया जाता है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं ये किस लिए की जाती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और फिर ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसको ऑब्टेन करा जाता है आपके न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस के द्वारा हम न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पर आपका क्या होता है? न्यूक्लियर डिके होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये आपकी ओरिजिनेट होती है जब आपका यूरेनियम कंपाउंड जो है या फिर यूरेनियम एटम जो है जब ये आपका स्प्लिट हो जाता है। ये जो यूरेनियम एटम है जब ये आपका टूटता है, इसकी स्प्लिटिंग होती है, इसी प्रोसेस को फिजन कहा जाता है। इसके टूटने से ही आपकी न्यूक्लियर एनर्जी ओरिजिनेट होती है। ये आपका जनरेट करता है हीट। जब यूरेनियम का आपका स्प्लिटिंग होती है तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हीट को जनरेट करता है और ये हीट क्या करती है? आपकी स्टीम को प्रोड्यूस करती है, जिसको टरबाइन के द्वारा, इस हीट को टरबाइन की मदद से, ठीक है, टरबाइन जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है। और जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं?
वो आपके बर्न नहीं करते फ्यूल को, और ये जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ये आपके ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं जब ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए गुड माने जाते हैं। लेकिन करेक्ट ऑप्शन अल्टीमेट सोर्स जो है वो आपका सन ही है, सोलर है। Next, move towards our next question, and this question says that which of the given is a non-renewable source of energy? Wood, sun, fossil fuel and wind। इनमें से कौन सा आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है आपका? जिस एनर्जी को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये कौन सी एनर्जी होती है? ये हमारी वो एनर्जी होती है जिसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, जो हमारी अर्थ पे एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। इनका अगर हम ओवर यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म भी हो सकते हैं, क्योंकि इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सन जो है आपका रिन्यूएबल सोर्स है, आपको पता है, आप जब से पैदा हुए हैं तब से आपको दिख रहा है और आगे भी आपको दिखता रहेगा। लेकिन ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये आपके बहुत सारे मिलियंस ईयर्स में आपका जनरेट होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, गैस, और ये आपकी एक तरह का नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। विंड भी आपको हमेशा मिलती रहेगी, ये आपकी रिन्यूएबल सोर्स के अंतर्गत आती है। Now next move towards our next question, and this question says that acid rain happens because acid rain क्यों होती है? क्योंकि सन यहाँ पर लीड करता है हीटिंग ऑफ द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर की जब अपर लेयर हीट हो रही होती है तो एसिड रेन होता है। या फिर फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग यहाँ पर किया जाता है, जिससे कि ऑक्साइड्स जो होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के, वो एटमॉस्फेयर में आपके रिलीज हो जाते हैं। या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है वो प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन की वजह से क्लाउड्स के बीच में। या फिर अर्थ एटमॉस्फेयर में एसिड्स होती हैं इसलिए एसिड रेन होता है। तो देखिए, अर्थ एटमॉस्फेयर में एसिड्स होती हैं इसलिए एसिड होता है, ये तो कोई कॉज नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल चार्जेस का एसिड रेन पे कोई वो नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर फ्रिक्शन भी नहीं होता क्लाउड्स के बीच में, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। सन जो है, ठीक है, आपका अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, तो सन के एटमॉस्फेयर की अपर लेयर को हीट कर देने से भी एसिड रेन नहीं होती है। कब होती है एसिड रेन? जब आपके फॉसिल फ्यूल का बर्निंग होता है, ठीक है, आपकी कंप्लीट बर्निंग नहीं होती, कंबशन होता है जब फॉसिल फ्यूल्स का, तो वो क्या करते हैं, आपके कार्बन के ऑक्साइड्स हो गए, जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आपका फॉसिल फ्यूल का कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो कि आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो जब फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है तो कार्बन के, नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से आपकी एसिड रेन होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट इज, वो फ्यूल जिसका इस्तेमाल आप थर्मल पावर प्लांट में करते हैं वो कौन सा है? तो थर्मल पावर प्लांट्स में आप कौन से फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे? वाटर का नहीं, थर्मल है। हाइड्रो में यूज़ करेंगे। बायोमास, आप बायोमास एनर्जी के लिए यूज़ करेंगे। यूरेनियम हम अभी देख ही आए, न्यूक्लियर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हम थर्मल पावर प्लांट में किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका यूरेनियम थोड़ा नया हो रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम जो है वो आपका एक केमिकल एलिमेंट है, ठीक है, जिसका सिंबल जो होता है वो क्या होता है? कैपिटल यू होता है। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 92 होता है। यहाँ पर आपके 92 प्रोटॉन और 92 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 6 आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यूरेनियम के अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 1132 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये जो हमारा कंपाउंड है या केमिकल एलिमेंट है, ये आपका डिस्कवर किया था मार्टिन कलप्रोथ ने, ठीक है, जो कि आपके एक जर्मन केमिस्ट थे। और कब किया था? तो 1789 में किया था। कहाँ पे किया था? एक आपका पिच ब्लैंड
पिच ब्लेंड नाम का मिनरल है, वहाँ से क्या पिच ब्लेंड नाम के मिनरल से आपके ये यूरेनियम एलिमेंट को निकाला गया था और इस यूरेनियम का नाम जो आपका प्लेनेट है यूरेनस उसके नाम पर पड़ा था। यूरेनियम आपका एक हैवी मेटल है जो कि आपका अबेंडेंट सोर्स है कंसंट्रेट एनर्जी का, ठीक है। कंसंट्रेटेड जो भी आपकी एनर्जी है उसका एक अल्टीमेट सोर्स है। नेक्स्ट आपके बायोमास की अगर हम बात करें तो ये आपके प्लांट के एनिमल्स प्लांट बेस्ड मटेरियल्स होते हैं जो कि आपके फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं हीट को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पर आपके वुड हो गए, वुड के रेसिड्यूज़ हो गए, एनर्जी क्रॉप्स हो गई, एग्रीकल्चर हो गया आपका, ठीक है, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज़ हो गए, वेस्ट जो आपकी इंडस्ट्रीज से, फार्म से और हाउस होल्ड से आता है वो सब फ्यूल की तरह यूज़ होता है। यहाँ पर 13 क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।